गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनपीएस माला खेड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी वीडियो नंबर 77। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। कल हमारी जो क्लास हुई थी, जो वीडियो नंबर 76 थी, उस वीडियो नंबर 76 में मैंने आपको व्यतिकरण के बारे में बताया था। व्यतिकरण क्या होता है, आ रही बात समझ में? व्यतिकरण की परिभाषा, व्यतिकरण के प्रकार, यानी कि व्यतिकरण दो प्रकार का हो गया, संपोषी और विनाशी। क्लियर? आफ्टर ऑल हमने देखा कि पहला जो व्यतिकरण है संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। दूसरा जो व्यतिकरण है वो क्या है? विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि संपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी आयाम था परिणामी तरंग का, वो मैक्सिमम प्राप्त हो रहा था, और विनाशी व्यतिकरण में कैसा प्राप्त हो रहा था बेटा? मिनिमम। हमारी बात समझ में? इसमें मैक्सिमम प्राप्त हो रहा था, इसमें मिनिमम प्राप्त हो रहा था। ऑब्वियस बात है, अगर आर यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम है तो इसकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, और इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? विनाशी व्यतिकरण में मिनिमम होगी। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम। क्लियर? ओके। आफ्टर ऑल अगर हम अब बात करें, हम देखें कि सर वाकई में व्यतिकरण की घटना में, जो व्यतिकरण की घटना हो रही है उसमें जो संपोषी और जो विनाशी व्यतिकरण हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, तो आप सर हमें बता रहे होगे सर यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड है, सर यहाँ पर तीव्रता अधिकतम है, यहाँ पर न्यूनतम है, सर यह कैसे होती है, इनका क्या व्यंजक निकलेंगे? तो कल मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करके बताया था, और व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में मोस्टली हमने क्या ज्ञात कर लिया था? हमने तरंग का परिणामी विस्थापन ज्ञात कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यतिकरण की घटना हो रही थी बेटा, एक बार आप वापस से देख लीजिएगा। यहाँ पर ये पहली तरंग मूव हो रही थी बेटा, ठीक है। ये दूसरी तरंग है, एक मिनट, एक का आयाम, दोनों के आयाम अलग अलग होते हैं। ये दूसरी है तो A2, ये पहली है तो A1, ठीक है। दोनों की आवृत्ति लगभग समान है, आवृत्ति यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, आयाम दोनों के कैसे हैं? अलग अलग है। जब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। बोलो, नई तरंग का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपके पास कौन सी तरंग होती है बेटा? परिणामी तरंग। क्लियर? तो व्यतिकरण की घटना को लगभग हमने इस चीज़ को यहाँ पर समझ लिया था, ठीक है। और यहाँ से हमने ये जो परिणामी तरंग है ना, इस परिणामी तरंग का विस्थापन ज्ञात किया था हमने। वो हमारे पास फंक्शन आया था वाइस कस्टम आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये वैल्यू लगभग हम कल कैलकुलेट कर चुके थे, यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट लाइट बीम्स, ठीक है ना, व्हेन ही फाइंड इन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। जो व्यतिकरण की घटना में जो हमें परिणामी तरंग प्राप्त हो रही थी, उसका परिणामी विस्थापन जो हमने निकाला था वो हमारे पास आ गया था y इज इक्वल टू में आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर? अब हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं। सबसे पहले इस परिणामी तरंग का परिणामी आयाम, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। परिणामी कोण कितना बन रहा है? आफ्टर ऑल हम इसकी बात याद करेंगे बेटा, इंटेंसिटी। तो ये तीन चीज़ें हमें अभी और निकालनी है। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको 11th क्लास में करा दी थी, ठीक है। वहाँ पर हमने यांत्रिक तरंगों के लिए पढ़ी थी, यहाँ से जैसे कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के लिए, यहाँ पर प्रकाश तरंगों के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आप देखेंगे ढंग से और अच्छे से समझेंगे। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ परिणामी आयाम, परिणामी आयाम याद कर रहे हैं सबसे पहले। तो अब मैं जो मेरे पास रिजल्टेंट जो वेव प्राप्त हुई है ना, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि परिणामी तरंग का मैं परिणामी आयाम ज्ञात करने वाला हूं। तो आप गौर कीजिएगा, वो हम आयाम कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए, पिछले लेक्चर को अगर आपने ढंग से देखा है तो मैंने कुछ समीकरण लिखे थे आपके पास, और वो लिखे थे A1 प्लस A2 कोस फाई बराबर में आर कोस थीटा, ये लिखा था। और एक इक्वेशन हमने ये मानी थी कि A2 साइन फाई
A2 साइन फाई बराबर में R साइन थीटा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को ढंग से रीड किया है, अच्छे से देखा है, तो आपको ये दो इक्वेशन ज़रूर मिल रही होंगी कि A1 प्लस A2 कोस फाई बराबर R कोस थीटा और A2 साइन फाई बराबर में R साइन थीटा। ठीक है ना? ओके, कोई बात नहीं। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। दे दिया? ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, समीकरण नंबर 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ देता हूँ। तो हम लैंग्वेज लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, वर्ग करके जोड़ें तो जोड़िएगा। पहले मैं, ये RHS पार्ट है बेटा, ये RHS पार्ट है, तो मैं पहले RHS पार्ट को जोड़ रहा हूँ। तो देखो R कोस थीटा का होल स्क्वायर, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे, R कोस थीटा का स्क्वायर और इधर से R साइन थीटा का स्क्वायर बराबर, इधर आ जाइएगा, A1 प्लस A2 कोस फाई का स्क्वायर प्लस इधर आ जाइएगा A2 साइन फाई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको हम खोल रहे हैं, तो ये बनेगा बेटा R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये बनेगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर। इसको आप A प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, तो खोलेंगे आप A स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो ए जो फंक्शन है ना बेटा, ये जो वाला ब्रैकेट है ना, A1 प्लस A2 कोस फाई का होल स्क्वायर, इसको पता है मैंने कैसे खोला है? इसको खोला है मैंने A प्लस बी का होल स्क्वायर से, और आप जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2A1 A2 सॉरी A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो उससे मैंने इसको खोल दिया। तो देखो बेटा A1 स्क्वायर, अब एक बार 2 को गुणे दोनों पदों से कराएंगे तो 2A1 A2 कोस पाई प्लस b का स्क्वायर, तो b आपने क्या माना है A2 कोस पाई, तो A2 स्क्वायर कोस पाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कौन बैठा है, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। क्लियर? इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे R स्क्वायर यहाँ भी बेटा, R स्क्वायर यहाँ भी, तो R स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे। अब देखो बेटा, ये वैल्यू तो हैज़ इट इज़ ही है, इसको तो छेड़ने की जरूरत है नहीं, तो A1 स्क्वायर एक मिनट A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस, अब देखो बेटा A2 स्क्वायर यहाँ भी और A2 स्क्वायर यहाँ भी है, तो मैंने यहाँ से A2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, आपने लोअर स्टैंडर्ड 9, 10th 11 सभी में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। यहाँ पर भी ये मान 1 के बराबर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा R स्क्वायर, 1 का गुना R स्क्वायर से करेंगे तो R स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस यहाँ पे भी क्या बचेगा A2 स्क्वायर। ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है बेटा पूरी वैल्यू में से? ठीक है ना। तो ये तो आ रहा है बेटा R स्क्वायर के बराबर, यानी कि इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ लिखूँ R स्क्वायर बराबर में, तो देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ लिख देता हूँ पहले, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। क्लियर? तो बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो R स्क्वायर से हम शो नहीं कर सकते, R से शो करेंगे क्योंकि सिंगल फॉर्म में आएगा, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, R स्क्वायर का लिया तो R बचा, यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। तो बेटा व्यतिकरण की घटना में जो दो तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग हमें प्राप्त हो रही है, उस परिणामी तरंग का जो परिणामी आयाम है वो ये निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? R इजिकल्स टू में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस पाई। तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो रही है, आपने जो परिणामी तरंग आपके पास प्राप्त हो रही है, उस परिणामी तरंग की दो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है। एक तो आपने कैलकुलेट किया बेटा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि परिणामी विस्थापन, और एक आपने क्या किया परिणामी आयाम।
परिणामी विस्थापन का सूत्र आपके पास निकल कर आ रहा था r sin ओमेगा टी प्लस थीटा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके सामने लिखा पड़ा है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये दो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो परिणामी आयाम का सूत्र आपके सामने लिखा पड़ा है, आप देख लीजिएगा और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा जब इसको हल करोगे तो देखने में सुविधा रहेगी। फटाफट कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको नॉर्मली आप घर पर जाकर बिना देखे एक बार देख लें, फिर उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करें। इतना खास कुछ ज़्यादा है नहीं, हो जाएगा नॉर्मली हल, और पढ़ी हुई चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई आप पहली बार पढ़ रहे हो आप इसको, तो आपने इसको पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखो भैया, दो चीज़ हमने कैलकुलेट कर ही ली थी। एक तो हमने परिणामी विस्थापन कैलकुलेट कर लिया था, एक हमने परिणामी आयाम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं बेटा परिणामी कोण। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दें। अगला टॉपिक है हमारा परिणामी कोण, यानी कि रिजल्टेंट एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेव, परिणामी तरंग का परिणामी कोण, ठीक है ना, फेज एंगल, ठीक है। तो आप देखोगे कैसे निकालेंगे आप इसको, तो ध्यान दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं। वही दो इक्वेशन जिसको आपने इमेजिन किया था, और वो दो दोनों समीकरण क्या है बेटा। पहला है a1 प्लस a2 कोस फाई बराबर में r कोस थीटा, ठीक है। और दूसरा है a2 साइन फाई इजिकल्स टू में, जिसको आपने माना था r साइन थीटा के बराबर। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, अगर कहीं पर भी आपको परिणामी के साथ कोण सुनाई दे, ध्यान रखना, यानी कि रिजल्टेंट एंगल, किसी भी सिचुएशन में जो परिणामी कोण होता है उसको हम tan से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan से, ठीक है। तो मुझे यहाँ से tan चाहिए, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। तो बताओ tan कैसे निकलेगा। tan ऐसे निकलेगा, आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि tan थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। बोलो ये फंक्शन होता है कि नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे दोगे। भाग दें तो दीजिएगा। तो आप देखो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग देने पर 2 में 1 से भाग दे रहे हो आप, तो 2 में 1 से भाग दे रहे हो तो आप देखोगे r साइन थीटा बटे में r कोस थीटा बराबर में, इधर क्या बच रहा है आपके पास, a2 साइन फाई बटे में a1 प्लस a2 कोस फाई। तो देखो बेटा, 2 में 1 से भाग लगा कि नहीं लगा, RHS में RHS का दे दिया और LHS में LHS का दे दिया। R से क्या कट गया बेटा, R साइन अपॉन कॉस, देख लीजिएगा उधर कॉर्नर में, साइन अपॉन कॉस कितने के बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो आप लिखोगे tan थीटा बराबर में a2 साइन फाई बटे में a1 प्लस a2 कोस फाई। आ रहा है ना। अब ये फंक्शन आ रहा है बेटा टोटल tan थीटा के बराबर, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थीटा। थीटा चाहिए तो tan कहाँ चला जाएगा, इन्वर्स में। तो थीटा इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट a2 साइन फाई बटे में a1 प्लस a2 कोस फाई। दैट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंगल। ये बनती है बेटा व्यतिकरण की घटना में दो तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग आपको प्राप्त होती है, उस परिणामी तरंग का जो परिणामी कोण है उसका व्यंजक आपको क्या प्राप्त हो रहा है बेटा,
थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट a2 sin फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाई, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो वापस देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हाँ बच्चों, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, साफ कर देते हैं इसको। ठीक है, थर्ड यानी 3 वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली हैं। उसके बाद अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा 4th वैल्यू, और वो 4th वैल्यू क्या है? प्रकाश की परिणामी तीव्रता। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लाइट वेव्स, प्रकाश की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं, वो भी परिणामी तरंग की परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं एक लाइन लिखूंगा आपको जो आपको याद रखनी है। प्रकाश की तीव्रता परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि क्या मालूम चला हमें कि जो व्यतिकरण की घटना में जो परिणामी तरंग हमें प्राप्त हो रही है, उस परिणामी तरंग की जो परिणामी तीव्रता है ना, उस तरंग के परिणामी आयाम के वर्ग के कैसी होगी? समानुपाती होती है। तो आप देखेंगे, आप देखोगे साहब, ये पहली तरंग को हमने संचित कराया था, ये दूसरी तरंग को हमने संचित करा दिया जिसका आयाम छोटे हैं। अब इन दोनों का अध्यारोपण हो रहा है, ये पहली और ये दूसरी। अब इनके अध्यारोपण से एक नई तरंग का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये बेटा परिणामी तरंग है, तो उसका परिणामी आयाम क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसकी जो परिणामी तीव्रता है आय, वो इस परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के कैसा होगा? समानुपाती। यहाँ से निकालेंगे। तो ये चीज़ मैंने लिखी दी है कि प्रकाश की तीव्रता परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के कैसी होती है? समानुपाती। यानी कहने का मतलब आई, प्रकाश की परिणामी तीव्रता को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि तीव्रता को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी का पहला डिजिट आता है आई। आई समानुपाती, परिणामी तरंग आयाम के वर्ग के कैसी है? समानुपाती है। तो आई समानुपाती बेटा आर स्क्वायर। बैलेंस करिए, बैलेंस करेंगे, आई बराबर में समानुपातिक चिन्ह हटते बराबर का चिन्ह आएगा, कांस्टेंट के आर स्क्वायर। तो बेटा व्यतिकरण की घटना में जो परिणामी तरंग आपको प्राप्त हो रही है, उसकी जो तीव्रता होगी वो उस तरंग के आयाम के वर्ग के कैसी होगी बेटा? समानुपाती। समानुपाती हो रही है तो आई समानुपाती आर स्क्वायर। इसको हमने बैलेंस कर लिया। बैलेंस कर लिया तो हमारे पास जो बीच में जो कांस्टेंट निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है? तो हमारे पास जो मेन फंक्शन निकल कर आ रहा है वो क्या बन गया? आई इज इक्वल टू में के कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब हम मान रखेंगे यहाँ से। तो देखो मेन व्यंजक क्या है आपके पास? आई इज इक्वल टू में कैपिटल के आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा। अब आपने फंक्शन पढ़ा है आर इज इक्वल टू में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये लिखा है ना। अब यहाँ से अगर आपको आर स्क्वायर चाहिए तो दोनों पक्षों को वापस से अगेन वर्ग करोगे तो आर स्क्वायर, इधर से क्या बचेगा आपके पास? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस
2a1a2 cos फाई। क्लियर। अब ये जो आर स्क्वायर का जो ये वाला मान आ रहा है, इस आर स्क्वायर के इस वाले मान को आप यहाँ रख दीजिएगा, डिफरेंट कीजिएगा। तो आई इज इक्वल्स टू में के अपनी जगह पर है, आर स्क्वायर का मान आप यहाँ पर रख रहे हो, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई। अभी नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन है, इसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो आई इज इक्वल्स टू में के का मल्टीपल कराएंगे तो k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2, इनके साथ कराएंगे तो अंडर रूट k1 इंटू अंडर रूट k a2, ठीक है, इंटू कोस फाई। क्लियर, ये हो रहा है। आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से आई इज इक्वल्स टू में मैंने आपको बताया कि आई समानुपाती आर स्क्वायर है, यही है ना, बैलेंस किया, आई बराबर में के आर स्क्वायर आ गया। आगे बेटा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये पहली तरंग है, इसका एम्पलीट्यूड a1, ये दूसरी तरंग है, इसका एम्पलीट्यूड a2। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम, इसका आयाम a1 है, इसका आयाम कितना है a2। तो बेटा इसकी पहली तरंग की तीव्रता I1 बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी बनेगी, I2 बनेगी। तो पहले तरंग की जो तीव्रता I1 है वो अपनी तरंग के आयाम a1 के वर्ग के समानुपाती होगी नहीं होगी, इस वाले फंक्शन से बैलेंस करेंगे तो I1 बराबर में के a1 स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सर के a1 स्क्वायर बराबर में I1। ऐसे ही इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो I2 समानुपाती a2 स्क्वायर, बैलेंस करोगे तो I2 इस प्लस 2 में कितना आ जाएगा, के a2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर के a2 का स्क्वायर बराबर में I2, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख लेंगे साहब, यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, रूट के a1 है ना, इसका अगर आप रूट कैंसिल करोगे, यहाँ से हटाओगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो के तो बाहर आ ही जाएगा, तो के a1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो जो टोटल वैल्यू हमारे पास बच रही है, अब ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, I1 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो एक बार देख लीजिए इसको यहाँ तक, फिर आगे का मैं आपको हल करके बताऊँगा। तो देख लीजिएगा, दिख रहा है सभी को। तो ये रूट I1 के बराबर कैसे हो रही है, मालूम चला है ना सभी को कि भाई इसका पूरे का वर्क करेंगे। जैसे कि I1 बराबर में के a1 स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसका पूरे का अंडर रूट लोगे आप, लोगे तो रूट I1 तो अपनी जगह पर है ही है, a1 स्क्वायर का लेंगे तो देखो रूट तो के में है ही है, a1 स्क्वायर कितना हो जाएगा a1, कोई वैल्यू बच रही है उसकी। तो ये रूट आप इस पर पूरे पे ना समझें, समझ में, इस पर पूरे पे ना समझें आप, ये रूट केवल के पे लगा हुआ है, किस पे लगा है, केवल के पे लगा हुआ है। a1 a2 बाहर है क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी परिमाण ले लिया है। अगर आप इसको पूरे को रूट में रखना चाहते हो तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। अरे बस समझ में, तो कैसे भी कर लो, बात एक ही है। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी भाई अंडर रूट के a1 बराबर में अंडर रूट I1। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार पुनः समझ लीजिएगा भाई, I1 बराबर में के a1 स्क्वायर था। अब ये कैसे हुआ, ये तो मैंने अभी आपको डायग्राम से बता दिया था। अब आप इन दोनों पक्षों का वर्गमूल लो, ले लेना अंडर रूट, ठीक है ना। तो रूट I1, रूट में के बच रहा है, a1 स्क्वायर का रूट लेंगे तो a1 ही तो बचेगा बेटा। तो रूट I1 बराबर में रूट के a1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, वही वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद रूट के a2 बराबर में अंडर रूट I2, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये जो पूरा व्यंजक आपके सामने लिखा पड़ा है ना, ये वाला व्यंजक, इस पर गौर फरमा लीजिएगा एक बार। I बराबर में के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के a1 इंटू अंडर रूट के a2 इंटू कोस फाई, ठीक है। यहाँ पर मान रखना शुरू कर दीजिएगा। तो I इज इक्वल्स टू में आप देखेंगे यहाँ पर के a1 स्क्वायर है, तो के a1 स्क्वायर की जगह पर I1 लिखोगे, लिख दिया आपने I1। के a2 स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे, I2, प्लस की जगह प्लस, प्लस I2 प्लस 2 अपनी जगह पर है ही है, रूट के a1 रूट I1 इंटू रूट के a2 रूट I2 इंटू कोस फाई।
ये आ गई आपकी प्रकाश की परिणामी तीव्रता। चाहे तो आप इसको अलग अलग रूट में लिख दीजिए या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I = में I1 + I2 + 2 होल अंडर रूट I1 I2 इंटू cos phi। ये आ गई प्रकाश की परिणामी तीव्रता। तो देखो बच्चों, हमने व्यतिकरण की घटना को पढ़ा। व्यतिकरण की घटना मैं आपको लास्ट क्लास में भी और अभी भी मैंने आपको समझा दी है। व्यतिकरण की घटना में हमारे पास एक परिणामी तरंग प्राप्त होती है, ठीक है। उस परिणामी तरंग की हमने 4 वैल्यू कैलकुलेट की हैं। सबसे पहले हमने उसका विस्थापन ज्ञात किया है, उसके बाद हमने उसका आयाम ज्ञात किया है, उसके बाद हमने उसका परिणामी कोण ज्ञात किया है, और परिणामी कोण को ज्ञात करने के बाद हमने प्रकाश की परिणामी तीव्रता ज्ञात की है। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए मैंने आपको ये एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल वैल्यू लिखी है, और वो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या बता रही है कि व्यतिकरण की घटना में जो परिणामी तरंग हमें प्राप्त हो रही है, उस परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है, उस परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के कैसी होती है बेटा, समानुपाती होती है। तो परिणामी तीव्रता को हमने I से व्यक्त किया है, वो R परिणामी आयाम R के वर्ग के कैसी है, समानुपाती। तो I = में कितना हो जाएगा बेटा, R²। अब R बराबर ही होता ही है, आपको है R² चाहिए, तो R² का मान आपने रख दिया। R² की जगह आपने ये वैल्यू रख दी, K का इनसाइड आपने मल्टीपल करा लिया। अब बात आती है ये वाली समझने वाली। तो आपको पता है, मान लीजिए ये पहली तरंग संचित हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है। तो देखो बेटा, तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग समानुपाती होती है ना। तो पहली तरंग है ना, तो इसकी तीव्रता I1 ही तो बनेगी, तो वो अपने आयाम के वर्ग के कैसे हो जाएगी, समानुपाती। इसको तुम यहाँ से बैलेंस कर लोगे तो I1 बराबर में कितना हो जाएगा, K1²। दूसरी का ऐसे आप दूसरी का निकालोगे, ठीक है ना, तो I2 बराबर में ये भी कितना हो जाएगा, K_A2²। यहाँ से मान रख के हमने कहाँ रख दिया बेटा, यहाँ रख दिया है, और ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है। तो आप एक बार देखिएगा कि बेसिकली आपने प्रकाश की तरंगों की व्यतिकरण की घटना को पढ़ा है। व्यतिकरण की घटना में आपके पास परिणामी तरंग प्राप्त हो रही है। उस परिणामी तरंग में आपने 4 चीज़ें ज्ञात की हैं, उन चारों के व्यंजक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो आप एक बार वापस रिपीट कर लीजिएगा। नंबर एक परिणामी विस्थापन, ठीक है। परिणामी विस्थापन आपने निकाला था y = में R sin ωt+θ। नंबर 2 परिणामी आयाम, ठीक है बेटा। परिणामी आयाम का मान आपने निकाला है R = में √A1² + A2² + 2A1A2 cos phi। नंबर 3 परिणामी कोण, और परिणामी कोण आपके पास निकल कर आ रहा है बेटा, θ = में tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट A2 sin phi डिवाइड बाई A1 + A2 cos phi। और नंबर 4 प्रकाश की परिणामी तीव्रता, जिसका फंक्शन आ रहा है I = में I1 + I2 + 2 होल रूट I1 I2 cos phi। तो देखो बच्चों, ये नॉर्मली हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशंस किया व्यतिकरण की घटना के लिए। तो ये 4 वैल्यू हैं जो मैंने आपके सामने निकाली हैं। आप एक बार वापस से इनकी रीडिंग कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत आए तो आप बताते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।